गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 6 जून 2021 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस और टॉपिक्स है उसके बारे में, जो कि हमने लिए हैं द हिंदू, पीआईबी, जागरण जोश वगैरह जैसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर से, उसमें से, और जिसमें से जो भी क्वेश्चंस है वो आने वाले जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट रखते हैं। और साथ ही साथ हाल ही में देश विदेश में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं और आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने में भी काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका उत्तर है बी, 5 जून। अभी हाल ही में 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। यह दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो यह दिवस पहली बार 1974 में स्पोकेन, अमेरिका में मनाया गया है। और इस साल के पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? तो इस साल के पर्यावरण दिवस की थीम रखी गई थी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यह दिवस यूएनईपी के द्वारा मनाया जाता है। अब यूएनईपी के द्वारा मनाया जाता है तो यूएनईपी का पूरा नाम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में, जिसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी, केन्या में, और जिसके सेक्रेटरी हैं इंगर एंडरसन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ इजिस 2003 to 2020 बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका उत्तर है बी, सलमान रशीद। तो लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ इजिस 2003-2020 सलमान रशीद के द्वारा लिखी गई बुक है। तब ये हाल ही में सलमान रशीद के द्वारा लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ इजिस 2003-2020 बुक 2003 से 2020 के बीच कल्चरल और लिटरेचर में जो बदलाव देखे गए हैं उस पर लिखी गई ये बुक है। पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा यह बुक लॉन्च की गई है और यह इंडियन बॉर्न ब्रिटिश राइटर है। तब पेंगुइन रैंडम हाउस ने ये लॉन्च की है बुक, तो उसके रिलेटेड बातें जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। इसका मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और इसके हाल ही के सीईओ है मैडलिन मैसी नटोस। साइड में आपको पिक्चर्स दिख रही है जो कि पेंगुइन हाउस का लोगो है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ मिलकर 11 एयरपोर्ट में टेलीफोन रडार लगाने का एमओयू साइन किया? इसका उत्तर है ए, महिंद्रा। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने महिंद्रा के साथ मिलकर 11 एयरपोर्ट में टेलीफोन रडार लगाने का एमओयू साइन किया है। अब हाल ही में महिंद्रा टेलीफोनिक्स के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय ने 11 चुनिंदा एयरपोर्ट में टेली रडार लगाने के लिए एक एमओयू साइन किया है। अब यह एयर डोमेन अवेयरनेस को बढ़ावा देगा। अब रक्षा मंत्रालय ने मिलकर ये एमओयू साइन किया है। अभी हाल ही के रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में हेल्थ स्कीम का डिजिटल वर्जन किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है ए, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने हेल्थ स्कीम का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है। तो अभी ये हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा CGHS, RAN, HMDG जैसी हेल्थ स्कीम का डिजिटल वर्जन लॉन्च किया है। तब ये क्या है उसे देख लेते हैं। जैसे कि CGHS, तो यह स्कीम 1954 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य गरीबों को हेल्थ केयर फैसिलिटी देना था। तदुपरांत है कि RAN, तो इस स्कीम के तहत 15 लाख तक की फाइनेंशियल मदद गरीबों को दे दी जाएगी। उसके बाद है HMDG, तो इसके तहत जिस व्यक्ति की वार्षिक आय 1,25,000 से कम है उसको 1,25,000 तक की सहाय हेल्थ के मामले में दी जाएगी। अब डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किया है तो वह कौन है? तो वह अभी हाल ही के हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है? इसका उत्तर है डी, के.पी. कृष्णन। तो हाल ही में के.पी. कृष्णन ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस पर अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तब इससे रिलेटेड बातें देख लेते हैं कि हाल ही में के.पी. कृष्णन के द्वारा वेरिएबल कैपिटल कंपनी के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस पर रिपोर्ट सबमिट किया गया है। अब यह कमेटी IFSCA के द्वारा बनाई गई है। तब IFSCA के द्वारा बनाई गई है तो इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं। जैसे कि IFSCA, इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, जिसकी स्थापना हुई है 2020 में, जिसका मुख्यालय स्थित है गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। और इसके हाल ही के चेयरपर्सन है इंजेटी श्रीनिवास। ये IFSCA का लोगो आपको साइड में दिखाया गया है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, विश्व में 2022 में बेरोजगारी दर 5.7% रहने का अनुमान किसने लगाया है? तो इसका उत्तर है बी, ILO ने। ILO ने ये हाल ही में इंटरनेशनल लेबर संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर यूनियन ने ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में बेरोजगारी दर 5.7% रहने का अनुमान लगाया है। वर्तमान में बेरोजगारी दर 5.4% है और टोटल 205 मिलियन लोग 2022 में बेरोजगार रहेंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अब ये अनुमान लगाया है ILO ने। तो ILO का पूरा नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, जिसका मुख्यालय स्थित है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसके हाल ही के डायरेक्टर है गुई रेडर। ILO का लोगो भी आपको साइड में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना के तहत आय भुगतान को विविध श्रेणी में विभाजित किया जाएगा? तो इसका उत्तर है बी, MGNREGA। अब केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों से इस वित्तीय वर्ष के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत योजना के अंतर्गत किए जाने वाले वेतन भुगतान को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य जातियों के लिए अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करने का फैसला लिया है। और कहा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मनरेगा को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में एक सामाजिक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि जिसके अंतर्गत काम करने के लिए अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी प्रदान की जाती है। और इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में न्यूनतम 100 दिनों का वेतनिक रोजगार प्रदान करना होगा, ताकि ग्रामीण श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि की जा सके। अब मनरेगा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रांतता मानदंड क्या है? कि मनरेगा योजना का लाभ लेने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। कार्य हेतु आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या अथवा उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के लिए किसी स्थानीय परिवार का हिस्सा होना चाहिए, अर्थात आवेदन स्थानीय ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाना चाहिए। और आवेदक को स्वेच्छा से अकुशल श्रम के लिए तैयार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि नासा किस ग्रह पर जाने के लिए 2 मिशन लॉन्च कर रहा है? तो इसका उत्तर है ए, शुक्र। तो हाल ही में नासा है वो शुक्र ग्रह पर जाने के लिए 2 मिशन लॉन्च कर रहा है। अब मैगलन ऑर्बिटर वर्ष 1990 में शुक्र ग्रह के लिए अमेरिका द्वारा भेजा जाने वाला अंतिम प्रोब था। अब नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 नए मिशन की घोषणा की है। इन 2 सहयोगी अभियानों का उद्देश्य यह समझना है कि शुक्र ग्रह अपनी सतह पर शीशे को पिघलने में सक्षम तापमान वाली नरक जैसी दुनिया किस तरह से बन गया। अब इनमें शामिल है डाविंसी प्लस और वेरिटास। अब डाविंसी प्लस डीप एटमॉस्फेयर विनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। दूसरा है कि वेरिटास विनल एमिसिविटी रेडियो साइंस
INSRA, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब शुक्र ग्रह के बारे में जान लेते हैं। तो शुक्र ग्रह यानी कि वीनस सूर्य से दूसरा ग्रह है और सूर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, जिसकी सतह का तापमान 500 सेल्सियस है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। ग्रह का वातावरण काफ़ी सघन है, जो मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के समूहों से बना है। सूर्य ग्रह के परिग्रहण में पृथ्वी के 243.0226 दिनों के बराबर समय लेता है, अर्थात शुक्र ग्रह पर एक दिन की अवधि ग्रह के 1 वर्ष से अधिक होती है। क्योंकि शुक्र को सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में पृथ्वी के 225 दिनों के बराबर समय लगता है। अब पृथ्वी की तुलना में सूर्य ग्रह के कोर का व्यास शुक्र ग्रह के कोर का व्यास लगभग 4360 मील यानी कि 7000 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करने वाला मात्र 2 ग्रहों में से एक है। केवल शुक्र और यूरेनस विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं। आज के वीडियो के फैक्ट्स देख लेते हैं कि उत्तरदायित्व को लेकर क्षतिपूर्ति से सुरक्षा, यानी कि देश में वैक्सीन संकट की तीक्ष्ण स्थिति को देखते हुए भारत द्वारा फाइजर और मॉडर्ना सहित अन्य विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को क्षतिपूर्ति से सुरक्षा यानी कि इंडेमनिटी दिए जाने की संभावना है। इससे इन विदेश निर्मित टीकों का भारत में आना सुगम हो जाएगा। अब सीरम इंस्टीट्यूट भी उत्तरदायित्व को लेकर क्षतिपूर्व से सुरक्षा, इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी की मांग करने वाली फार्मा कंपनियों में शामिल हो गई है। इसका कहना है कि सभी वैक्सीन निर्माताओं, चाहे भारतीय हो या विदेशी, को किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव होने पर कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब क्षतिपूर्ति शर्त इंडेमनिटी क्लॉसेस के बारे में जान लेते हैं। यह क्या होता है? तो सरल शब्दों में क्षतिपूर्ति का अर्थ है कि किसी नुकसान की स्थिति में अथवा वित्तीय तनाव के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली सुरक्षा होता है। कानूनी भाषा में इसका अर्थ किसी एक पक्ष द्वारा उसकी वजह से होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे पक्ष के लिए करना उसका संविदात्मक दायित्व होता है। यह शर्त आमतौर पर बीमा अनुबंधों में प्रयोग की जाती है। भारत के मामले में यदि सरकार विदेशी टीका निर्माताओं को देश में अपनी वैक्सीन शुरू करने के लिए क्षतिपूर्ति सुरक्षा देती है, तो टीका लेने के बाद किसी तरह की शिकायत करने वाले नागरिकों को क्षतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार का होगा, न कि किसी वैक्सीन निर्माता का होगा। दूसरा फैक्ट है कि सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियोजित करने के लिए मानदंड। केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा संविदा या परामर्श के आधार पर किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को नियुक्त करने से पहले सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने हेतु सरकारी संस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अब केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के बारे में जान लेते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना फरवरी 1964 में सरकार द्वारा के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। वर्ष 2003 में संसद द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम पारित किया गया कि जिसके तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसी मंत्रालय अथवा विभाग के अधीन कार्य नहीं करता है, अपितु यह एक स्वतंत्र निकाय है तथा केवल संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है। यह अपनी रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आने वाले अपराधों की जांच से संबंधित मामलों पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना CBI से कामकाज का अधीक्षण करता है। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और नीचे साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।